नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। बात इजराइल की होगी क्योंकि पहले चेतावनी और फिर उसके बाद हमला। क्या इस बार टारगेट पर ईरान है? क्योंकि चेतावनी सीधे तौर पर ईरान की जनता के लिए आई है। खबर क्या है बता देते हैं, फिर उसके बाद आज इसी पर चर्चा करेंगे। जब जब इजराइल के प्रधानमंत्री ने दूसरे देशों के नाम संदेश जारी किया है, उसके ठीक बाद बहुत बड़ी कार्रवाई की है। नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों के नाम संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने लेबनान की जनता से किसी भी तरह की दुश्मनी होने से साफ इनकार किया था और उसके ठीक बाद वहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की कार्रवाई तेज हो गई थी। इसी तरीके से यूएन के मंच से नेतन्याहू ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर उनकी पहुंच ना हो। उनके इस भाषण के ठीक बाद लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ ढेर कर दिया गया। अब कुछ इसी तरह का संदेश ईरान के लोगों के लिए जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि वहां के लोगों से किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि ईरान की लीडरशिप को टारगेट किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ईरान लीडरशिप पर ईरान के लोगों की भलाई के बदले आतंकियों को फंडिंग करने का आरोप लगाया है। ऐसे में जानकर उनके इस भाषण के कई मायने निकाल रहे हैं। क्या है ईरान की लीडरशिप के लिए? क्या यह खुली चुनौती है? क्या इजराइल अब ईरान में कुछ बड़ा करने वाला है? दूसरी तरफ क्या हमास, हिजबुल्लाह और हुती के पर होते हमलों से ईरान कमजोर पड़ा है? क्या अब उसके पास इजराइल से आमने सामने की जंग के अलावा और कोई विकल्प बचा नहीं है, या फिर से वो हमास, हिजबुल्लाह और हुती के विद्रोहियों को खड़ा करना चाहेगा? असल में ये तीनों ईरान की सीक्रेट आर्मी मानी जाती है और इसीलिए ईरान असमंजस की स्थिति में नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में आगे क्या होने वाला है, इसी पर दुनिया की नजरें हैं, तमाम देशों की नजरें टिकी हुई हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इजराइल का मिशन कहां तक पहुंचा है। लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह पर फाइनल अटैक से पहले ये तस्वीरें आईडीएफ ने जारी की हैं। हवासी वार के बाद आखिरकार 18 साल बाद एक बार फिर इजराइल की सेना लेबनान के दक्षिणी हिस्से में घुस चुकी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान के आम शहरियों से अपील की है कि वो लितानी नदी के दक्षिण की ओर न जाएं और किसी भी कीमत पर खुद को हिजबुल्लाह की ढाल न बनने दें। अगर आप बात करेंगे ग्राउंड इन्वेजन की, जो लड़ाई अभी चल रही है इस वक्त साउथ लेबनान की, पूरे अपडेट्स आज तक के पास मिल रहे हैं। वहां पर स्पेशल फोर्सेस ने कुछ ग्रामीण इलाकों का दौरा का जो है उन पर कब्जा करने की कोशिश की है, उनमें घुसा हुआ है। वो भारत और पाकिस्तान की सीमा की तरह नहीं है, वहां पर चौकसी कोई नहीं है, ना इजराइल की तरफ से कोई वहां पर चौकसी है और ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन तैयारियां दोनों ओर से हैं। तो इसलिए आने वाले दिनों में यदि ये ग्राउंड इन्वेजन या जमीनी युद्ध शुरू होता है तो वो काफी भयानक तस्वीर इन दोनों देशों के लिए ले सकता है। नसरुल्लाह समेत हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को निपटाने के बाद और उसके लड़ाकों को पस्त करने के बाद इजराइल की सेना हिजबुल्लाह का चप्पा चप्पा खंगाल रही है। उन ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है जो कभी हिजबुल्लाह के सुरक्षित ठिकाने माने जाते थे। यही नहीं, एयर स्ट्राइक के जरिए आईडीएफ हिजबुल्लाह के हथियारों को नष्ट कर रही है। हथियार के एक बड़े डिपो पर हमले की ये तस्वीर खुद इजराइल की सेना ने जारी की है। लेबनान में जिस बेखौफ अंदाज में इजराइल की सेना ने एंट्री मारी है, उससे साफ है कि उसे अब हिजबुल्लाह के किसी हमले का खौफ नहीं है और न लेबनान की सरकार की परवाह है। इजराइल को पता है कि उसने हिजबुल्लाह से जंग करीब करीब जीत ली है, लेकिन अब वो लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने का मिशन लेकर लेबनान में घुसा है। मेरे पीछे जो आप ये मलबा देख रहे हैं, कुछ घंटे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी इमारत हुआ करती थी। करीब रात के 4 बजे इजराइल के जहाजों ने इस पूरे फेरी पर कई सारे बम एक साथ गिराए। आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह का एक और दफ्तर था यहाँ दक्षिण लद्दाख में और यहाँ पर जो है कोई मीटिंग चल रही थी जिस पर उन्होंने एक मिसाइल हमला किया, जिसमें अभी तक 30 लोगों के मारे जाने की जानकारियां मिल रही हैं और करीब 70 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। लेबनान के बाद दुश्मनों को मिटाने का इजराइल का मिशन अब ईरान की तरफ मुड़ गया है।
यूएन में अटैकिंग भाषण के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब ईरान की जनता के नाम सीधा संदेश दिया है और इस संदेश के जरिए नेतन्याहू ने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आगे उसका हमला ईरान पर होता है तो उनका ये अटैक ईरान के लोगों पर नहीं बल्कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर होगा। I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. But you know one simple thing. Iran's tyrants don't care about your future, but you do. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. लेबनान पर हमले से पहले भी नेतन्याहू ने ठीक इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने लेबनान के हमले को हिजबुल्लाह के खिलाफ हमला बताया था और लेबनान के लोगों से सुरक्षित जगह चले जाने की अपील की थी। उसी तरह की बातें अब नेतन्याहू ईरान के लिए कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ईरान की आजादी के बाद भी कही है, Don't let a small group of fanatic theocrats crush your hopes and your dreams. You deserve better. Your children deserve better. The entire world deserves better. I know you don't support the rapists and murderers of Hamas and Hezbollah, but your leaders do. You deserve more. The people of Iran should know Israel stands with you. May we together know a future of prosperity and peace. हमास के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ सफल ऑपरेशन के बाद इजरायल की हिम्मत बढ़ी हुई है। हालांकि हिजबुल्लाह अभी भी आखिरी दम तक इजरायल से लड़ने की बात कह रहा है, लेकिन इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार परिचय करा देती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल ए के सिवात साहब है, स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल त्रिगुनाथ जी हैं और फॉर्मर एम्बेसडर हैं। हमारे साथ रॉबिन सचदेव जी मौजूद है, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर निशिकांत ओझा हमारे साथ हैं, साइबर एरोस्पेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत सिवात साहब आप ही से करते हुए, देखिए दो सवाल। 18 साल बाद एक बार फिर से इजरायल की सेना लेबनान के अंदर घुसी है, दक्षिणी हिस्से में आ चुकी है। दूसरी बात, जो नेतन्याहू के संदेश हैं, जिसमें पहले संदेश की अगर बात करें जो लेबनान के लिए संदेश था, उसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह पर हमला होता है। दूसरा संदेश संयुक्त राष्ट्र से दिया गया था कि मिडिल ईस्ट की हर जगह पर हमारी नजर है। फिर उसके बाद किस तरीके से वहां पर अटैक होता है हमने देखा। तीसरा जो संदेश है ये ईरान के लिए सर, सीधे तौर पर ईरान के लोगों को संदेश देने की कोशिश नेतन्याहू ने की है कि इजरायल ईरान के लोगों के साथ खड़ा है, एक दिन आजाद होगा ईरान। कैसे नेतन्याहू के संदेश को समझा जाए? हाँ देखो, तो इसमें कोई शक नहीं कि अब इजराइल ने मन बना लिया है कि वो हिजबुल्लाह के जो ठिकानों को नष्ट करेगा लेबनान के अंदर, क्योंकि उसके दो मिलिट्री एम है। एक तो है कि किसी तरीके से बफर जोन बनाए जो सदर्न लेबनान में, और जो लड़ाकू हैं हिजबुल्लाह के इनको पुश किया जाए साउथ से सेंट्रल तक, और ये बफर जोन बना के जो 60 से 70 हजार जो इजरायली प्लान करके नॉर्थ इजराइल से उनको वापस लाना। और दूसरा जो एम है वो कि हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड करना, जिस प्रकार से उसने हमास की है 70 से 80%, कि आने वाले समय में कि वो इतना बड़ा कोई थ्रेट ना हो। अब बात आती है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि क्या जिस प्रकार से सीक्वेंस ऑफ एक्शन है, क्या कुछ ईरान के बारे में बात है, कहीं ईरान के ऊपर हमला करने की तो नहीं सोच रहा इजराइल, या कोई उनके कमांडर्स को मारने की तो नहीं सोच रहा। मुझे लगता नहीं कि इजराइल कुछ ऐसा करेगा। वो उकसाएगा जरूर ईरान को, वो चाहता है कि ईरान इस लड़ाई में आए। अगर ईरान इस लड़ाई में आता है तो फिर इसमें अमेरिका की भी एंट्री होगी। अगर अमेरिका की एंट्री होती है, जिस प्रकार से उसने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी लगा रखे, यूएसएस ईस्टनहोर और यूएसएस रूजवेल्ट, तो ये सच्चाई है कि इजराइल और अमेरिका बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे ईरान पे, उसकी जो एनर्जी सेक्टर है प्लस उसका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान इस लड़ाई में आना चाहता है। ईरान इसको अवॉइड करेगा। हाँ। इजराइल चाहता किसी तरीके से लड़ाई
करके वो आए, मगर इजराइल डायरेक्ट अटैक मुझे नहीं लगता करेगा, क्योंकि फिर वो एक्सपोज हो जाएगा। वो चाहता है कि किसी तरीके से ईरान इसमें आए और वो उसके लिए फायदे में है। तो ये सच्चाई है कि अमेरिका अगर इजराइल के ऊपर ईरान हमला करता है तो फिर अमेरिका की एंट्री पक्का है। बिल्कुल। त्रिगुनाथ जी, आपके पास आते हुए इसी जवाब से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, देखिए ये तो हमने देखा है कि प्रॉक्सीज के जरिए ईरान ने अभी तक पूरा मोर्चा संभाला है, और प्रॉक्सीज को खत्म करना, और सीधे तौर पर नेतन्याहू अपने हर संदेश में ये बात कहते ही हैं कि देखिए हमारी धरती पर अगर कोई अटैक करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और इजराइल इस बात को बाखूबी समझ रहा है। लेकिन यहां पर जो संदेश है सर, देखिए नेतन्याहू का ये कहना ईरान की जनता को कि पहली बात तो हमारी आपसे दुश्मनी नहीं, आपकी लीडरशिप से, आजादी की बात करना ईरान की, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, और तीसरी बात ये आ जाती है कि वो इस बात का जिक्र भी करते हैं कि चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह हो, जो इस तरीके से ईरान जो पैसा उसको अपनी आवाम पर, जनता पर खर्च करना चाहिए, वो इन ग्रुप्स पर खर्च कर रहे हैं, ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इससे लगता है जनता पर नहीं, लेकिन क्या लीडरशिप पर अटैक हो रहा है? देखिए, जहां तक लीडरशिप की बात है, मैं जनरल सिवाज से काफी हद तक सहमत हूं उस बात से कि ईरान की जो सुपीरियर स्ट्रेंथ रीजन में थी वो इन प्रॉक्सी, चाहे हूती हो, हिजबुल्लाह हो या हमास हो या कतैब हिजबुल्लाह इराक में है, उनके चलते थी। तो उसको डायरेक्ट लड़ाई लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी इसमें। लेकिन ईरान और इजराइल की जो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वाली पॉलिसी दोनों ही फॉलो करते रहे हैं अब तक, और इस समय ये जो है, एक मैं समझता हूँ ग्रे जोन वॉरफेयर का भी एक बड़ा हिस्सा है जो नेतन्याहू की आज की स्पीच ईरान की लीडरशिप के लिए है। आपको पता होगा, जैसे हिजबुल्लाह के लीडर की मौत हुई उसके तुरंत बाद खमेनी को जो है ले जाकर के बड़े सुपर सीक्रेट जगह में उनको सेफ जगह में ले जाया गया। तो इससे दो चीजें होती हैं कि इजराइल की पहुंच इस वक्त क्लैंडस्टाइन मैनर में इंटरनली बहुत ज्यादा हो चुकी है, और जगह जगह हमने देखा है कि इस्माइल हानिये को, जो हमास का लीडर था, उसको तेहरान में मारा गया जिस तरह से उन्होंने, उसके बाद तो इन सब चीजों से ये तो लगता है कि इजराइल का इस वक्त मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि वो चाहता है कि अंदरूनी तौर पर लोग जो ऑलरेडी काफी परेशान हैं, और ईरान, ये बात सच है कि इस वक्त ईरान ने अमेरिका से बात करके या वेस्टर्न कंट्री से, दूसरे जो इंटरलोक्यूटर्स हैं उनसे बात करके अभी तक स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखी हुई है, कोई चीज का डायरेक्ट बदला नहीं लिया, लेकिन वो इनडायरेक्टली इनके थ्रू करा ही रहा था। लेकिन अब चूंकि इससे उनका पूरा पता लग गया कि इन सब, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हुतीज हैं या हमास हैं, कि इन सब की भी एक लिमिट है एज नॉन स्टेट एक्टर्स की, जिसके पीछे पूरी तरह से इजरायली फोर्सेस जो हैं जा रही हैं उनको खत्म करने के लिए, कम से उनका 70-80% तक खत्म करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस सब के बावजूद, देखिए हिस्टोरिकली आप देखें तो 79 से पहले जब अयातुल्लाह की रिजीम यहाँ पर आई, उससे पहले इजराइल, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सब जो है वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस और नेटो वगैरह का, इनका सबका जो यूएस के अंडर में सारे थे सबके सब। उसके बाद से दोनों नेतन्याहू के इजराइल और ईरान के बीच में झगड़े शुरू हुए हैं 25-40 साल से, जो हम देखते चले आ रहे हैं। तो ये जो चीज है, तब वहां पे ज्यूज भी काफी रहते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो वो पुरानी बातों को ला करके बताना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि ईरान अभी इस वक्त तक, आज तक तो कम से कम कह सकते हैं कि डायरेक्ट इंटरवेंशन को अवॉइड कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन कल क्या होगा इसका कहना बड़ा मुश्किल, इसका कहना मुश्किल है। और अमेरिका इसमें आता है साथ साथ डायरेक्टली, जैसे हालांकि उन्होंने ऑलरेडी अपनी फोर्सेस को बढ़ाया है, यहाँ पे अपनी शिप्स वगैरह लगा दिए हैं, तो अगर अमेरिका किसी भी तरह से डायरेक्ट, क्योंकि आज तक अमेरिका भी ये कहता है कि लड़ाई रुकनी चाहिए। खुद बाइडेन ने कहा है कि हिजबुल्लाह को के पीछे जाने के लिए लेबनान को क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं तो इस वक्त में हिजबुल्लाह इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो सदर्न लेबनान के अंदर पहुंच रही हैं। बिल्कुल। तो देखिए वो सब बॉर्डर्स हैं, मिले हुए हैं। लेकिन अगर आप लड़ाई, इजराइल और ईरान की डायरेक्ट बॉर्डर्स नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लड़ाई करने का बड़ा मुश्किल होगा, और अगर ये हो जाती है किसी भी तरह से, तो जो सारा रीजन है वो फ्लेयर अप हो जाएगा। खबरें यही हैं कि 18 साल बाद, देखिए वही बात जो आईडीएफ की एंट्री हुई है, लेबनान के आम शहरियों से बार बार ये अपील भी की जा रही है कि जो लितानी नदी है उसके दक्षिणी हिस्से की ओर ना आए, और ये भी लगातार अपील की जा रही है कि किसी कीमत पर खुद को हिजबुल्लाह की ढाल ना बनने दे। दोनों बातें रोबिन जी, पहली बात तो ये कि ईरान के लिए, ईरान की आवाम
नेतन्याहू की जो भाषण है, जो स्पीच है, उसमें ईरान की आवाम की चिंता, लेकिन उनकी लीडरशिप टारगेट पर, यहां पर हिजबुल्लाह टारगेट पर, लेकिन लेबनान की आवाम को साथ ही साथ कहा जा रहा है कि उनकी ढाल न बनने दे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हिजबुल्लाह लेबनान को अलग रखिए, ईरान में जो हो रहा है इसको हम ऐसे देखें, इस अमेरिका भी और इजराइल भी ईरान के अंदर रेजीम चेंज करना चाहते हैं, राइट? अब वापस आ जाइए, इजराइल ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना चाहता है, अमेरिका भी रोकना चाहता है, पर इजराइल ज्यादा एग्रेसिव है। तो अगर इजराइल कोई अटैक करेगा, शायद लीडरशिप पे ना करे, बट किसी बहाने वो न्यूक्लियर फैसिलिटी पे करेगा ईरान के, शायद, राइट? पॉइंट इसकी ऐसे में क्या होगा, जैसे भी अगर ईरान खिंच गया रिस्पॉन्स में और इधर अमेरिका भी आ गया, अमेरिका हालांकि शुरू में केवल डिफेंस में आएगा इजराइल की, अमेरिका खुद अटैक नहीं करेगा ईरान को, जैसे पिछले रॉकेट में भी करा, पर हो सकता है अमेरिका अटैक में भी आ जाए, पर वो बहुत अगली स्टेज होगी। तो जब ये हाल होगा ईरान के अंदर, जैसे अभी एम्बेसडर त्रिगनायत, जो सिवाज भी हम सब कह रहे हैं, ईरान के अंदर भी अवाम में पब्लिक ओपिनियन अपनी इस सरकार का जरूरी नहीं है 100% फेवर में हो। इनका प्रयास ये है कि ईरान के अंदर, क्योंकि देखिए ईरान को अदरवाइज हराएंगे, कोट अनकोट हराएंगे कैसे, ठीक है, उसका न्यूक्लियर प्लांट निकाल देंगे, मतलब वेपन एनरिचमेंट निकाल देंगे, पर ईरान तो रहेगा, देश तो रहेगा, उसकी पॉलिसीज तो वही रहेंगी। चाहे लीडर्स को भी मार देंगे, फिर भी ईरान की पॉलिसीज तो वही रहेंगी, जो भी आया अगर एंटी इजराइल, वो भी फिर भी कोशिश करता रहेगा। तो अगर इन्हें ईरान को सॉल्व करना है, इनको ईरान के अंदर रिजीम चेंज चाहिए। अब उसमें एक और एंगल है, तो ये शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल, इसमें एक जो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग, यूनिक हो सकती है, जो मुझे दिखती है, इस खेल में पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। देखिए, जब ईरान में बारी अटैक्स हो रहे हैं इजराइल से, अमेरिका से, ईरान के अंदर भी लोग भड़काए जाएंगे। ऑलरेडी वहां कुछ ग्रुप्स हैं जो जिनके नेचुरल कंप्लेंट्स हैं, बट आप श्योर रहिए कि मोसाड के और CIA के भी एजेंट्स हैं वहां पर अंडरग्राउंड, या जो भी, जो माहौल को बढ़ाएंगे। इधर से पाकिस्तान अमेरिका को कहेगा, यू नो व्हाट, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर करीब 1000 किलोमीटर का है। ऑलरेडी जो ईरान का साउथ ईस्ट रीजन है, जो बलूचिस्तान का, वहां ऑलरेडी इंसर्जेंसी चल रही है। वहां के बड़े लड़ाकू पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बेस्ड होते हैं, जो ईरान कंप्लेन करता रहता है। तो पाकिस्तान बड़ी स्मार्टली ये गेम खेल सकता है अपने को पोजीशन करने के लिए कि ईरान के अंदर जो उथल पुथल हो रही है उसकी रेजीम चेंज खुद नहीं करेगा वो, बट अमेरिका और इनको मदद करके अपना एक रोल बना लेगा। वो बहुत, आई मीन वी डोंट नो, हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, एनालिस्ट हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, बट बैक टू सर, ये तो एक नए चैप्टर की, आप नए कॉरिडोर की बात कर दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, आप देखिए ना, आई मीन एम्बेसडर त्रिगनायत वुड नो, एंड प्रोफेसर, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं इसी पर एक एक रिएक्शन सबका लूंगी। पहले आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। दूसरा पॉइंट मेरा है बाइडन को लेकर के। देखिए, नेतन्याहू जो कर रहे हैं, बाइडन की बात नहीं मान रहे हैं, और बाइडन भी आधे मन से कह रहा है रुको या ना रुको। बाइडन को और कमला हैरिस को इससे नुकसान हो रहा है। अगर इलेक्शन, अमेरिकन इलेक्शन से पहले मानो लेबनान में सीज फायर भी हो जाती, तो कमला हैरिस कहती देखो हमने तो सीज फायर तो करा दी कम से कम। अब ये सीज फायर नहीं हो रही है, इसका फायदा ट्रंप को होगा, और नेतन्याहू को फायदा यह है कि ट्रंप आए अगला जीत के, क्योंकि ट्रंप आया तो वो तो इसको वाइल्ड कार्ड दे देगा, फ्री कार्ड दे देगा। अगर कमला हैरिस आई, वो तो इसको टाइट करेगी। तो बाइडन हालांकि जो भी अपनी वॉर स्ट्रैटेजी पे, नेतन्याहू वॉर स्ट्रैटेजी पे तो जा ही रहे हैं अपने हिसाब से जो भी, बट इसका एक पैरेलल फायदा इसको ये हो रहा है कि कमला हैरिस और बाइडन की फॉरेन पॉलिसी कमजोर दिखती है। वो कह रहे हैं कि सीज फायर करो, पर नेतन्याहू बात नहीं मान रहा, तो अमेरिकन पब्लिक कहेगी कैसे प्रेसिडेंट है ये। ओके, एंड अरब, एक चीज लास्टली, अरब अमेरिकन वोटर्स ऑलरेडी कमला हैरिस के खिलाफ और बाइडन के खिलाफ खड़े थे मिशिगन वगैरह में कि इनको हराओ, इनकी पैलेस्टीन पॉलिसी बिल्कुल गलत है गाजा को लेके। तो इसका एक जो इम्पैक्ट होगा वहां वो हो रहा है जो कि कमला हैरिस को थोड़ा हैंडीकैप कर रहा है, एट द सेम टाइम ट्रंप को हेल्प करेगा, जो कि नेतन्याहू के फेवर में है। ठीक है, दो गणित यहाँ पर, एक तो अमेरिकी चुनाव को लेकर, और उसके साथ साथ डॉक्टर निशिकांत इसी पर एक रिएक्शन आपका, जो पाकिस्तान वाली बात रॉबिन जी कह रहे हैं, थोड़ा सा एक दोनों पे रिएक्शन सर आपका चाहूंगी। जहां तक आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट अबाउट द ईरान का जो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ईरान जो स्टेटमेंट दिया इजराइल ने उसको किस तरह से रिएक्ट करेगा, तो जहां तक मैं जो समझ पा रहा हूं,
ये बेसिकली ये बहुत ही इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द टू कंट्रीज और ये दो कंट्री का इशू है, ये बेसिकली जियोपॉलिटिकल इश्यूज। और ये जब ये शुरुआत अभी हुई है, इसकी तैयारी बहुत पहले से चालू हो गई थी। जहां तक हम ईरानियन इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, वो एक हमेशा से इजराइल के लिए थ्रेट रहा। जैसे अगर हम बात करते हैं सीरिया, लेबनान, गाजा, ये जो उनके बॉर्डर एरियाज थे, वहां पर उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो रही थी इनकी प्रॉक्सी आर्मीज की या प्रॉक्सी एजेंसीज की, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट था तलीबी के लिए। उस चीज को काउंटर करने के लिए ये जो क्वाड बना, न्यू क्वाड बना, जिसमें इजराइल ने बहुत मेजर रोल प्ले किया और अरब कंट्रीज को बेसिकली एक तरह से रीजनल अलायंस बनाया अरब कंट्रीज के बीच में। अगर आप शुरुआत में देखें तो उन्होंने यूएई से पहले अपने ताल्लुकात अच्छे बनाए, क्वाड में यूएई के साथ उन्होंने रिलेशनशिप बने, सऊदी अरेबिया के साथ किया, बहरीन के साथ उन्होंने अपने रिलेशनशिप किए। तो अपने जो उनका एक जो बेसिकली जो इमेज बिल्डिंग थी और एक अपना जो कंफर्ट लेवल था और एक जो स्ट्रैटेजिक उनकी फुटप्रिंट थी, उन्होंने पहले बना ली थी। आज के समय में आप देख लीजिए कि यूएई की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। इवन सऊदी अरेबिया ने भी बोल दिया कि कोई प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए इस तरह की चीजों का। तो ये जो रीजनल अलायंस बना है, ये एक स्ट्रैटेजी के थ्रू बनाया गया। जहां तक मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप बात करते हैं ईरान के ऊपर, देखिए ईरान में पुराने रिजीम और इस रिजीम में मैं आपको बता रहा हूं, पुराने रिजीम में माइट भी वो थोड़ा सा रिजिड थे, लेकिन ये जो नई रिजीम आई है, ये बहुत ही वेस्ट ओरिएंटेड रिजीम है। इसको बहुत, और ईरान बहुत क्लोजली, क्योंकि मैं सब्जेक्ट पे काम किया हुआ था, उसको पूरा उसका फोकस एरिया था कि किसी तरह से हमारा जो सैंक्शंस है इसको नॉर्मलाइज किया जाए। और न्यूक्लियर उनका एच पे पहुंचा हुआ है, तो वो न्यूक्लियर पे कोई इंपैक्ट नहीं जा रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से उनका जो ये तैयारी है न्यूक्लियर में सैंक्शन लग जाए, देन दे विल बी नोवेयर। तो उन सब चीजों को देखते हुए अगर आप आज भी अगर आप बात करते हैं ईरान से, ईरान अभी कहीं से भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। और नाइदर आई एम गिविंग यू इन इन्वर्टेड कॉमर्स, इजराइल भी कहीं भी डायरेक्टली वो अटैक नहीं करेगा ईरान के ऊपर। क्योंकि देखिए, अगर आप इनर डेप्थ में जब नेतन्याहू ईरान की आजादी की बात करते हैं, तो हम इस स्टेटमेंट को कैसे समझे फिर सर? नहीं, वो बेसिकली एक तरह से प्रेशर वॉरफेयर की करना चाह रहे हैं। वो ईरान के ऊपर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करना चाह रहे हैं कि देखिए, मैंने 3 एंड पे लेबनान को इम्पैक्ट कर दिया, मैंने हमास को इम्पैक्ट कर दिया, और मैंने यमन को भी कर दिया। और जहां तक अब आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो एक तरह से मैसेज देना चाह रहे हैं बेसिकली कि हम वहां भी रीच कर सकते हैं। बट इट इज नॉट, इट्स बेसिकली अ साइकोलॉजिकल फिर कि किस तरह से ईरान को वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंडर ले आए, जिसकी वजह से बेसिकली ईरान जो है कोई ओवर रिएक्शन, कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे जो उसके अगेंस्ट में चला जाए, और उसका जो यूएन में एक लॉबिंग चल रही है बेसिकली यूनाइटेड नेशन में या यूएस के साथ, वो बेसिकली किस तरह से हैम्पर हो जाए। तो इट इज बेसिकली स्ट्रैटेजिकली विच इज गोइंग। जहां तक अगर हम मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, एमुनेशन की बात करते हैं, आप देख सकते हैं दोनों को, दे आर नोवेयर। ऐसा नहीं है कि ईरान इज नॉट एट पार विद इजराइल और सो इट इज बेसिकली दे विल नेवर गो डायरेक्टली। प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, प्रॉक्सी वॉर चलती रहेगी उसमें। और अरब नहीं, लेकिन प्रॉक्सीज को तो काफी हद तक हार्म करने की कोशिश की गई है ना इजराइल की तरफ से। क्या हम ये माने कि प्रॉक्सीज खत्म है? क्योंकि उधर हमास को एक तरीके से कहा जा रहा था पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। हिजबुल्लाह के लीडरशिप को प्रॉक्सी इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाली है। प्रॉक्सी इज व्हाट यू सी एंड व्हाट इज अंडर हिडन आल्सो। तो ये जो अभी ये कर रहे हैं, इनका जो मेन फोकस चल रहा था कि ये बेसिकली उन एरियाज में जो इनके वेयर हाउसेज या जहां पर जो डिपोज हैं, जो बेसिकली प्रॉक्सीज में हेल्प करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना। और जैसे अभी नॉर्दर्न पार्ट में ही इनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा था, इन्होंने सदर्न से भेजा ग्राउंड डिवीजन। वो लो इंटेंसिटी कॉम्बैक्ट ऑपरेशन है, आपको बता रहा हूँ, लिको है, वो कोई मेजर ऑपरेशन नहीं। वो एक तरह से प्रेशर देने करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से डाइवर्जन हो जाए। और ये प्रेशर, तो ये पूरा प्रेशर जो ये यमन और हौतीज, लेबनान, हमास, ये एक तरह से ईरान को एक तरह से प्रेशर में लेने की कोशिश किया जा रहा है कि नाउ You can see we are deterrents. ईरान की आजादी का नेतन्याहू प्लान, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिवात साहब, आपके पास आते हुए रोबिन जी ने 2 बातें कही। पहली बात तो मैं पाकिस्तान वाले एंगल पर एक रिएक्शन आपका चाहूंगी, और दूसरी बात, जब आजादी की बात नेतन्याहू चाहते हैं, नेतन्याहू एक्चुअली कह क्या रहे हैं? ईरान की आवाम के लिए क्या संदेश है? वहां की जो हुकूमत है उसके लिए क्या संदेश है? सिवात साहब। हाँ, पहले इसी को बात करते हैं कि क्या
हाँ हाँ बिल्कुल। देखो जो सच्चाई ये है कि किसी प्रकार से नेतन्याहू इशारा कर रहे हैं कि जो पब्लिक है वो रिवोल्ट करे ईरान में। हाँ। और हम पब्लिक के अगेंस्ट नहीं है, हम गवर्नमेंट के। मगर क्या रिवोल्ट इतना आसान है? क्योंकि ये सच्चाई है कि गवर्नमेंट इतनी चाहे लाइक नहीं हो, मगर कंट्रोल अभी भी बहुत ज्यादा है नेतन्याहू का। अगर आप देखें जिस प्रकार से ड्रैकोनियन लॉज अफगानिस्तान के बाद ईरान में लगाए जाते हैं, उसको कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा। तो मुझे लगता नहीं कि इतना आसान होगा पब्लिक को रिवोल्ट करना। जब तक कोई खास युद्ध ना हो जाए और वहां पर ईरान की हार हो तो फिर पब्लिक आ सकती है। मगर ऐसे कहने से, स्टेटमेंट पास करने से कि पब्लिक अगेंस्ट हो जाएगी, जो अपना जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अल खमेनी के, उसके चांसेस कम लगते हैं। मगर अगर लड़ाई होती है, ऑल आउट वार होता है, ईरान की डिफीट होती है, तो फिर ये सच्चाई है कि इसके अगेंस्ट रिवोल्ट हो सकती है। क्या पाकिस्तान की तरफ से सर मोर्चा खुल सकता है? रोबिन जी की जो बात है उस पर भी थोड़ा सा और प्रकाश डालिए। हाँ देखो, मुझे एक पाकिस्तान वाला जो एंगल है वो ध्यान रखो, ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन हरदम अच्छे रहे हैं और ओपनली पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करेगा अमेरिका को ईरान पे हमला करने के लिए। हाँ मैं ये मानता हूं, जब भी अफगानिस्तान के अंदर जब भी अमेरिका गया है तो बेसिस उसने हरदम बलूचिस्तान की यूज किए। अल जवाहिरी को जो मारा गया है वहां से भी बेसिस एक प्रकार बलूचिस्तान में है, मगर वो कोवर्टली है। कोवर्टली कुछ मदद कर सकता है, ओपनली बिल्कुल मदद नहीं करेगा पाकिस्तान अमेरिका की ईरान के अगेंस्ट, क्योंकि फिर वो उसको दुश्मनी ले लेगा पूरे आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें भारत, ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन में ईरान ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ ही खड़ा रहा। वो अलग बात है आज हम चाबार पोर्ट में इकट्ठे हैं और हम चला रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ करेगा पाकिस्तान और वो मुस्लिम वर्ल्ड में भी अकेला पड़ जाएगा। ठीक है सर, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार ये सच्चाई है। हाँ रोबिन जी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे सर? Sure, I agree. The only thing is, I agree with General सिवाज कि ये जो होगा पाकिस्तान कवर्ड करेगा, छुपके करेगा, चुपचाप फैसिलिटेट करेगा ना। एंड बाय द वे अरब वर्ल्ड आदि, ये जो अरब वर्ल्ड है, सऊदी अरेबिया इत्यादि, ये सब ईरान के खिलाफ है। चाहे उन्होंने आपस में पीस डील कर ली है, बट दे वेरी अनकंफर्टेबल विद ईरान स्टिल। तो अगर ऐसा माहौल हो जाएगा ईरान में कि इजराइल ने न्यूक्लियर इनकी फैसिलिटी पर अटैक किया, उसके बाद ईरान ने कुछ करा, बड़े दोनों के अटैक्स, और फिर इजराइल ने उठा के इनकी लीडरशिप को मारने का प्रयास किया, कुछ मारे, तो कंट्री के अंदर जब ऐसी इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी, उस समय मौके का फायदा उठा के इजरायली एजेंट्स ऑन द ग्राउंड, अमेरिकन एजेंट्स ऑन द ग्राउंड, जो भी ये सारा फैलाएंगे, रेजीम चेंज करो का माहौल बनेगा। उस समय पाकिस्तान कवर्ड चुपचाप रूप से अमेरिका और इजराइल को भी इनफैक्ट मदद करेगा कि ओके आप यहां से लैंड बॉर्डर से आप जाओ, नहीं तो ये जो ईरान के अंदर जो बलूचिस्तान वाले इंसर्जेंसी है उसको मैं ज्यादा हवा देता हूं। बट एब्सोल्युटली यस, बहुत केयरफुल चलेगा, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम होगी, बट दिस कुड बी पॉसिबल। त्रिगुनाथ जी जी देखिए, ऐसा है कि मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा देश है जिसने हमेशा, और इस बात को मानना चाहिए हमें, जो इसकी न्यूसेंस वैल्यू है उसको कैसे एनकैश करना है, इसमें उसकी मास्टरी है। चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चीन हो, सारी बड़ी बड़ी पावर्स जो हैं वो कभी ना कभी पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई हैं और आज भी वो सब तरह की खेल खेलता है। लेकिन इसमें आपको चीन का भी एक रोल देखना पड़ेगा, क्योंकि चीन जो है वो पाकिस्तान जो है चीन की एक स्टेट की तरह है, तो उनका अपना कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसमें जो भी रिलेशन, और आज की डेट में चीन जो है वो एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस रीजन के अंदर में। चाहे हम कहें कि उसकी इकोनॉमी ऐसी है वैसी है, लेकिन ये कहने की बात है। असलियत में जब ये आती है बात, तो रशिया चाइना फिर मिलकर के साथ में रहेंगे। अगर अमेरिका इसमें आता है, उसकी वजह से भी एक डिटरेंस कायम रहेगा, ये आप देखती रहिए। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, ईरान के अंदर समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। कई सालों से, दशकों से वो वहां पर सैंक्शंस में अंडर सैंक्शंस है, प्लस एक रिजीम है जिसको सारे लोग पसंद नहीं करते हैं। तो नेतन्याहू ये अपना स्मार्ट ट्रिक कर रहे हैं, लेकिन आप इनकी फंडामेंटल जो एक जूस और इस्लामिक उसकी जो प्रॉब्लम है उसको भी देखें, जियो रिलीजियस कॉन्टेस्टेशन। पाकिस्तान ओपनली इसलिए भी नहीं आ सकता है, आपको याद होगा जब यमन में अटैक की बात आई थी, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से कहा था
लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पास भी 10-15% शिया पॉपुलेशन है वहां पर, इसलिए पाकिस्तान ने ज्वाइन नहीं किया उसको। हालांकि उनके पुराने शरीफ, जनरल शरीफ ने वो 27 मेंबर डेलीगेशन जो थी वहां कंट्रीज की, उसको हुतीस के खिलाफ अटैक में शामिल हुआ पाकिस्तान, लेकिन डायरेक्टली पाकिस्तान ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया उसमें जहां तक थी। तो अभी भी वो डायरेक्टली बलूचिस्तान के बारे में दोनों एक दूसरे को एक्यूज करते हैं, वो रहेगा। बट ईरान भी मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसे है कि इसको कोई भी खा जाएगा अचानक। एक बड़ी पावर है वहां पर। दूसरी चीज ये है कि जब आपके बॉर्डर्स नहीं मिलते हैं उस वक्त लड़ाई लड़ना अक्रॉस, तो उसमें देखिए कितने सारे कंट्रीज बीच में आते हैं। अब आप देखिए जिस वक्त उन्होंने अटैक किया, जब उनकी एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ, काउंटर अटैक जब इसराइल ने किया था, तो सारे कंट्रीज को, चाहे सऊदी अरेबिया, ओमान, जॉर्डन, जितने भी थे, इन सब के साथ कोऑर्डिनेट करके और अमेरिका को पहले से बता करके वो जो ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंकी गई थी, ईरान ने किया ताकि इन कंट्रीज के ऊपर ना गिरे वो। बाद में ये सारे कंट्रीज, जब मिसाइल से लड़ाई होनी है या एयर फाइट होनी है या सी से होगा, तो आप देखिए उनके पास में हॉर्मुज है, अगर हॉर्मुज बंद हो जाता है तो सारा सप्लाई चेन खत्म हो जाएगा कंप्लीट। आज की डेट में हुतीज ने बंद उसमें जो किया बाबल मंदब में कर रखा, उसी से इतनी परेशानी है। तो रेड सी में तो मैं ये समझता हूँ कि इसको सारी दुनिया इस वक्त अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, और भारत जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर फर्क पड़ेगा इसका, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अब्बास से बात किया वहां पर, और अभी कल जो है उन्होंने नेतन्याहू से भी बात की। कोशिश करें कि किस तरह से वार को रोका जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर निशिकांत, आपके पास आते हुए, अभी तक हम जिन प्रॉक्सीज की बात कर रहे थे, देखिए हमास, हिजबुल्ला, हुती, तीनों इसराइल के निशाने पर हैं। क्या ईरान कमजोर हुआ है या कोशिश ये रहेगी कि वापस उनको खड़ा किया जाए? नहीं, कमजोर तो हुआ ही है, क्योंकि जब ये अटैक्स होते हैं और इस मैसिव लेवल पे जब अटैक्स होते हैं, जबकि उनका पूरा एक तरह से उन्होंने एक तरह से कोलैप्स कर दिया उस ऑर्गेनाइजेशन को, और उनका लीडर भी वो कोलेट्रल हो गया, तो चीजें वीक हो जाती हैं उसमें। लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ कि ये प्रॉक्सी गेम्स ऐसा नहीं है कि इनिशियली अभी 6 महीने से स्टार्ट हुआ या 1 साल से स्टार्ट हुआ। इसकी डेप्थ और इसकी ओरिजिन बहुत इन डेप्थ है और काफी दिनों से चल रहा है। तो माइट भी ये अभी चीजें जो ये कंट्रीज नहीं, अब मैं आपको एक बज़ बताता हूँ जो बेसिकली मिडिल ईस्ट और अरब कंट्रीज में घूम रहा है। कई कंट्रीज में लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या हम लोग में आपस में यूनिटी नहीं रह गई है, कि कोई कंट्री किसी के लिए भी नहीं बोल रहा है एंड दे आर गोइंग इन एनी वे। तो अब ये बेसिकली क्या होता है, ये जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से स्ट्रेटेजी है जो कि राइट टाइम पे, अब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, वहां पूरा वर्ल्ड का डाइवर्जन था, उस चीजों को इनकैश किया टेलीवी ने, और उसने अपना जो इधर जो इसको थ्रेट था उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव्स होता है। लेकिन जहां तक मैं बात कर रहा हूं, अभी जिस तरह से पाकिस्तान की अब बात करते हैं, पाकिस्तान मुझे नहीं पता कि किस तरह से कॉवर्ट ऑपरेशन करेगा या उस तरह का करेगा बलूचिस्तान में। लेकिन हाँ, एक चीज ये है कि पाकिस्तान के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी इंडिया के अगेंस्ट काम करने में। मींस वो अपना जो टाइज है विद अरब कंट्रीज को, उसको और एक्सपैंड और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, जो कि वीक हो गया था। और इंडिया इजराइल का जो रिलेशन, एक जो बहुत बॉन्डिंग रिलेशन हुआ, जिसमें सिक्योरिटी, डिफेंस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल सारी चीजें हो रहे हैं, उसको वो लेवल बेसिकली इंपैक्ट करने की कोशिश करेगा, एक मैसेज देने की अरब कंट्रीज में कि देखिए मैं यहाँ पर हूं, लेकिन ओआईसी कंट्रीज में, लेकिन इंडिया ने कभी भी आके आप लोग को सपोर्ट नहीं किया। तो ये बेसिकली अंडरमाइनिंग एक तरह से इंडिया इजराइल रिलेशंस को वो इनकैश करेगा, और फ्रेमिंग इंडिया एज एन एंटी मुस्लिम, जो कि अभी वो चालू हो चुका है ऑलरेडी। ये अगर आप देखें जो इनकी वेब्स आते हैं, जो कि अनलेजिटिमेट वेब्स इनके जर्नल्स हैं, उसमें ये चीजें प्रोपोगेंडा ये चालू हो चुका है कि इंडिया इज एक्टिंग एज एन एंटी मुस्लिम। That's the reason he is not able, तो मीडिया एंड प्रोपोगेंडा एडवांटेज को वो पूरी तरह से इनकैश कर रहा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कि जो टर्की के साथ पाकिस्तान की रिलेशन नहीं बन पा रही थी, जो बेसिकली टर्की और ईरान का जो बेसिकली बोथ टर्की ना वोकल इन द अपोजिशन टू इजराइल, उसको वो इनकैश करेगा और अपनी रिलेशंस को और बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो वो उस तरह से डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट अपना बढ़ाएगा, ना कि डायरेक्टली कोई इस तरह का कॉवर्ट ऑपरेशन या इस तरह की कोई इंसर्जेंसी ऑपरेशन या कोई मिलिट्री सपोर्ट। क्योंकि ना पाकिस्तान इस समय, ना कि गल्फ की कोई भी अरब कंट्रीज इस समय इस सिचुएशन में इस लेवल पे है कि कोई सामने आके खड़ा हो जाए। एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन बैटल्स, और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इजराइल ने इसको टैकल किया।
ठीक है, एक बार रोबिन जी, सर मैं लौटती हूँ, डॉक्टर निशिकांत लौटती हूँ। एक बार रोबिन जी, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि डॉक्टर निशिकांत ने जिस तरीके से समझाया कि पाकिस्तान अरब कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा करेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल इंडिया का होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बात की इजराइल के प्रधानमंत्री से, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि शांति से मसले का हल होना चाहिए, इसी पर उन्होंने जोर दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर पाकिस्तान वाला एंगल हम देखते हैं, उस पर अगर बात आगे बढ़ती है कहीं ना कहीं, तो भारत का स्टैंड पहली बात क्या हो सकता है? क्योंकि हर मंच पर यूएन में भी जाके प्रधानमंत्री मोदी बार बार यही कहते हैं कि शांति से ही मसले का हल होना चाहिए। क्या स्टैंड भारत का रह सकता है टुवर्ड्स, चाहे इजराइल की बात करें या ईरान की बात करें? कॉम्प्लिकेटेड कपल ऑफ थिंग्स। मैं पाकिस्तान की पॉइंट को छोटा सा फिर से कहता हूं। देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में एज वी सीन, हमारे सारे पैनल्स भी कहते हैं, पाकिस्तान रेंट की इकोनॉमी का एडवांटेज लेता है अपनी ज्योग्राफिक लोकेशन के लिए। तालिबान के खिलाफ, सोवियट्स के खिलाफ अमेरिका ने करा डील बनाई, लॉजिस्टिक्स बेस इत्यादि। तो अभी नहीं, बट जब मौका राइप होगा, जब ईरान के अंदर टर्मोइल हो जाएगा इन सब चीजों का, वो एक बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक मौका होगा पाकिस्तान के लिए अपने को इंजेक्ट करना कवर्ट रूप से, राइट, और इजराइल से भी फेवर लेना, और इजराइल को फेवर देना, एक्चुअली अमेरिका को भी फेवर देना, और इनफैक्ट इन सऊदी अरब और यूएई को भी फेवर देना, क्योंकि ये सब ईरान के खिलाफ है। पर वो एक वक्त होगा जब पाकिस्तान कुछ वैसे करने पर आएगा। सेकंड, अगर सर आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक चीज जरा समझाइए, जो हाल फिलहाल में पाकिस्तान का हाल है, उनकी हुकूमत का हाल है, वो हम सभी जानते हैं, आर्मी किस तरीके से उनको कंट्रोल करती है। सर क्या इतनी पावर, इतनी ताकत, इतनी स्ट्रेटजीज या फिर प्लानिंग पाकिस्तान कर सकता है कि दोनों तरफ से मोर्चा संभाल ले, अपने अरब कंट्रीज के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे कर ले और इधर इजराइल और अमेरिका का साथ भी पूरी तरीके से दे दे? क्या इतनी कुव्वत है पाकिस्तान में? आई थिंक कर सकता है। पाकिस्तान के जो आर्मी और स्पाई एजेंसीज वगैरह हैं बहुत स्मार्ट हैं, वो भी, राइट, वो मात खाते रहते हैं, बात अलग है, बट दे वेरी स्मार्ट। बट यस यू राइट कि उनकी इकोनॉमिक हालात इतने खराब है, तो इसीलिए करेगा ना, डील बनाएगा, ये करो वो करो, मेरे को आर्मामेंट्स दो, मेरे से कोई डील अप्रूव कराओ, मेरा दिस थिंग हो, तो वो एक डील बनाएगा अपने। पाकिस्तान बहुत स्मार्ट है, वी शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटिंग पाकिस्तान, आई वुड थिंक, राइट। तो दैट विल बी देयर। सेकेंडली, जहां तक बात रही पीस की एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी विद रिगार्ड्स टू द मिडिल ईस्ट, मेरे विचार से आई मे बी टोटली वेरी रॉन्ग। I think we have a much higher degree chance, Prime Minister Modi, of creating or working towards a resolution of the Ukraine-Russia conflict. उसमें हमारा चांस ज्यादा है, पीसेस ज्यादा है, एज कंपेयर टू द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। ये मेरा ओवरऑल है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में देखिए हमारे पास, चाहे हमारे रिश्ते सबसे अच्छे हैं, पर हमारे पास कुछ ज्यादा लीवर्स नहीं भी हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हमारे पास कुछ यूनिक से लीवर्स हैं वहां पर, राइट। और यहां पर ऑलरेडी इतने प्लेयर्स हैं और इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है। 2 स्टेट सोल्यूशन कब होगा? कभी नहीं होगा। यहां पर पैलेस्टाइन को ईस्ट जेरूसलम कभी कैपिटल मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो आई मीन यहां पर एक तरह से ये कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, बट यस वी विल ऑलवेज बी अ वॉइस, एंड प्राइम मिनिस्टर सेज कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ युद्ध, ये युग है जियो और जीने दो का। तो जहां आएगा, आई थिंक हमारी डिप्लोमेसी अपने रास्ते बनाएंगे। एम्बेसडर त्रिगनायत जैसे प्रोफेशनल, जनरल सिवाज जैसे सीनियर लोग, आई मीन दे आर हमारी एस्टैब्लिशमेंट में बहुत स्मार्ट लोग हैं, तो वील क्रिएट आवर वे। But in a big picture, I think we will have a quicker, or not a quicker, a higher chance of Russia-Ukraine conflict, क्योंकि उसमें हमारा एक बड़ा यूनिक सा जो मुझे दिखता है पॉसिबिलिटी है to help bring the parties to the table and not being a moderator, देखा जाए मीडिएटर, एक तरह का मॉडरेटर। जब सब बैठेंगे तो उस टेबल में हम भी, कोई मॉडरेट तो करेगा ना इनकी आपस की, मीडिएटर्स की बात को भी तो मॉडरेट करना होगा। बिल्कुल। तो वो हम आई थिंक अच्छे से कर सकते हैं। मिडिल रोल इंडिया निभा सकता है। बिल्कुल। एक बार जल्सवाच आपसे इसी पर एक रिएक्शन चाहूंगी, भारत का रोल। हाँ बिल्कुल। हाँ देखो, मेरे को लगता है कि अगर लड़ाई इजराइल और हमास और इजराइल ईरान के बीच में होती है तो भारत को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि भारत किसी का पक्षपात नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के स्ट्रेटेजिक रिलेशन इजराइल के साथ भी हैं। अब हम हथियार भी लेते हैं और इजराइल हमारे साथ हरदम खड़ा रहा है जब भी हमें जरूरत है। और आज की तारीख में भारत के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। चाबार पोर्ट चला रहे हैं। चाबार पोर्ट जो एक गेम चेंजर है, जो कि पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ता हुआ ईस्टर्न यूरोप और रशिया को जोड़ता है। उससे 17% ट्रेड बढ़ने वाला है। तो सच्चाई है, अगर ये लड़ाई बढ़ती है, और भारत के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है।
तीन चीजें होने का प्रॉब्लम है। एक तो यही कि चाबार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खतरे में पड़ सकता है। इजराइल भारत का इंपॉर्टेंट मित्र वो। और जो तीसरा है, जो G20 के बाद बातचीत हुई थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, उसकी बातचीत चलने लगी थी, ऐसा लगता था वो अगले 1-2 साल में हो जाएगा। अगर लड़ाई होती है तो फिर वो बिल्कुल खटास में पड़ जाएगा, क्योंकि एक गैप आ जाएगा इजराइल और जो आपकी जो मुस्लिम वर्ल्ड है। तो ये सच्चाई है कि क्या भारत कोई रोल प्ले कर सकता है? हाँ। मुझे लगता नहीं कोई रोल। भारत बातचीत कर सकता है, बता सकता है कि भाई कंस्ट्रक्टिव रोल, पीस और डिप्लोमेसी से कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, और भारत चाहेगा कि ये लड़ाई बढ़े नहीं। ये भारत के इंटरेस्ट में है, और भारत किसी का पक्षपात नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ भारत के हित बहुत ज्यादा है। तो ये सच्चाई है। और दूसरी बात, जो जहां रशिया यूक्रेन की वार है, मैं बिल्कुल सहमत हूं रविंद्र सचदेवा साहब से कि उसमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकल सकता है, और भारत एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मीडिएशन का रोल प्ले कर सकता है, दोनों पार्टी को लाने की कोशिश कर सकता है, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि वहां पर भारत के रिलेशनशिप जो रूस से बहुत अच्छे हैं, और भारत के रिलेशनशिप अमेरिका से भी अच्छे हैं, यूक्रेन, वो आसान है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ये लड़ाई अगर बढ़ती है तो भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। बिल्कुल। चलिए सर, वक्त इतना ही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या होगा अगला कदम इजराइल का, इस पर रहेगी नजर।